Hello students, today we will start our new chapter and it is coordination compounds. So students, what are coordination compounds? Coordination compounds are the compounds in which the central metal atom is linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate bond. Means इस तरह के कंपाउंड है जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और वो अपने सराउंडिंग में उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ आयंस होते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं. ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर डोनेशन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है आयन के थ्रू और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के थ्रू. किसको? सेंट्रल मेटल एटम को. ओके, तो ये इसका मतलब है, इसको हम डिटेल में लेंगे. तो फर्स्ट व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. क्या होगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? क्या हो गए ये? बेसिकली दीज आर द कंपाउंड्स इन विच central metal atom is linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate bond. किसके थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट लाइक आपका K4FeCN6 हो गया. ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. तो इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो Fe है और CN6CN के थ्रू ये सराउंडेड है इस तरह से. यानी ये कौन सा बॉन्ड शो कर रही हूँ मैं? ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, इस तरह से सराउंडेड है. ठीक है, ये मतलब है इसका. क्या मतलब है? ये मतलब है इसका. ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं बेटा वो बेसिकली आपके जैसे यहाँ जिससे बने हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली ट्रांजिशन मेटल एटम होता है जिसमें नंबर ऑफ एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं. ठीक है, ये तो चीज़ क्लियर हो गई. अब ये बेसिकली किस तरह से डबल सॉल्ट से अलग है. ठीक है, डबल सॉल्ट यहाँ कहाँ से आ गया बीच में? डबल सॉल्ट का बेसिकली मतलब है कि इसमें और डबल सॉल्ट जो हैं दोनों में एक चीज़ है कि बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स. ठीक है, दोनों के दोनों किसी भी स्टेबल, दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. ओके, बट व्हाट आर मेन डिफरेंस बिटवीन दैम? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आई एम सॉरी. तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? कि फर्स्ट जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि इफ़ वी डिजॉल्व डबल सॉल्ट इन वाटर दे कम्प्लीटली डिसोशिएट इनटू सिंपल आयंस एंड दे लूजेस देयर आइडेंटिटी. मतलब क्या है? जो डबल सॉल्ट है ये क्या करेंगे? लूजेस देयर आइडेंटिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, यानी सॉल्यूशन फॉर्म में. अब और ये जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, यानी लूज नहीं करते हैं. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करते हैं? रिटेन देयर आइडेंटिटी इन वाटर लिख लीजिए आप या सोल्यूशन लिख लीजिए. ठीक है, वो सोल्यूशन लिख लीजिए. ओके, तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंस है. अब इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब क्या है? मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ डबल सॉल्ट का. जिस लाइक पोटाश एलम या मोहर सॉल्ट आप लोगों ने सुना होगा. तो आई एम टेकिंग मोहर सॉल्ट. तो जस्ट लाइक फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट इज FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O. ये क्या है? दिस इज मोहर सॉल्ट. ओके, अब इसको हमने वाटर में डिजॉल्व कर दिया. यहाँ क्या है? एक्सिस ऑफ वाटर है. तो ये जिन आयंस से बना था, यानी जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं उसी में ही ये कन्वर्ट हो जाएगा, उसी में ही ब्रेक हो जाएगा. तो यहाँ कौन सा आयन है? फेरस आयन है, अमोनियम आयन है,
सल्फेट आयन है और वाटर है, तो इनमें ही ब्रेक हो गया, यानी इसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रही। ये जो डबल सॉल्ट है इसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रही, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो गया है। तो ये आपका बेसिकली ये मतलब है इस पॉइंट का। अब अगर हम इसका कोई एग्जांपल लें, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल अभी बताया था K4FeCN6, ठीक है। तो अगर मैंने इसी को ही ले लिया K4FeCN6, ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसको मैंने ले लिया और ये मैंने यहाँ एक्सिस ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ सोल्यूशन में इसको बना दिया है। तो यहाँ ये बेसिकली अपने काउंटर आयन के साथ में ब्रेक होगा, ठीक है, मतलब कि ये किस में ब्रेक हो रहा है, पोटेशियम में, और इस पूरे पार्ट में। तो ये जो पूरा पार्ट है ये ही बेसिकली कॉम्प्लेक्स पार्ट है या कोऑर्डिनेशन पार्ट है। तो ये क्या कर रहा है, ये आयनाइज नहीं हो रहा है, यानी ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये कैसा है, रिटेन कर रहा है जैसा था। जो इसकी कोऑर्डिनेशन की प्रॉपर्टी है वो बेसिकली इस पार्ट की वजह से है, तो वो पार्ट इसका एज इट इज़ रहता है। ये ऐसा नहीं हुआ है कि फेरस में और साइनाइड आयन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं हुआ है ना। तो यानी ये क्या कर रहा है, अपनी जो इसकी प्रॉपर्टी थी, अपनी जो इसकी आइडेंटिटी थी, उनको मेंटेन करके रख रहा है, उसको रिटेन करके रख रहा है। तो ये मतलब हुआ, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा जो अगर आपका सेकंड इसमें अगर मैं डिफरेंस बोलूँ, वैसे तो मेन डिफरेंस यही होता है। अगर इसका मैं एक और डिफरेंस बोलूँ तो जो डबल सॉल्ट है दे गिव टेस्ट फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो सकता है, तो ये क्या करते हैं, ये दे कैन गिव टेस्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। यानी जैसे अगर मेरे पास में मोहर सॉल्ट ही है, तो मोहर सॉल्ट का जब हम टेस्ट करते हैं तो इट विल गिव द टेस्ट फॉर फेरस आयन ऑल्सो, ठीक है। अगर हमने फेरस आयन के लिए टेस्ट किया है तो ये वो टेस्ट देगा। जबकि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या जिनको हम कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं, ये जो हैं ये आपके नहीं देंगे, डज नॉट गिव, क्योंकि वो उस पार्ट में ब्रेक ही नहीं होते हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ओके, तो ये बेसिकली दो डिफरेंस मैंने आपको बता दिए जो कई बार 1 मार्क में पूछ लिए जाते हैं। 1 मार्क में आपका कई बार पूछ लिया जाता है, 2 मार्क में तो कम आता है, 1 मार्क में जनरली पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस chapter and it is some important terms used in coordination compound। तो इससे पहले कि हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जाए बेटा, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होंगी चैप्टर के अंदर। तो जब तक टर्म्स ही नहीं पता है तब तक तो आगे मूव करने का मतलब ही नहीं। तो फर्स्ट वी विल टेक सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल एंड इट इज़ CONH3 एंड Cl3, ठीक है। दिस इज़ अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है, और इसका मतलब क्या है, यहाँ 3Cl आयन माइनस है। अगर यहाँ Cl3 है डैट मीन्स इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, 3+। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे तो आपको ईजिली एक्सप्लेन हो पाएगा ये कि इसका क्या मतलब है। तो मैं 1 बाय 1 एक एक चीज़ लूँगी और आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। तो फर्स्ट टर्म इज़ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इट कॉन्स्टिट्यूएंट इज सेंट्रल मेटल एटम और मेटल आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जैसे ये वाला पार्ट लिया है, ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, वो पार्ट है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो उसके न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर आयन से जुड़ा रहता है, बॉन्डेड रहता है, एक फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल से अटैच रहता है, बॉन्डेड रहता है। इस पूरे पार्ट को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। मैंने दिखाया ना, ये चीज़ कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, यानी CONH3 दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, तो ये बेसिकली क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। देन सेकेंड इज द
सेंट्रल मेटल एटम। तो बेटा सेंट्रल मेटल एटम तो सिंपल सी चीज़ है कि इसके अंदर जो एक पर्टिकुलर मेटल एटम है, जनरली आपका ट्रांजिशन मेटल एटम होता है, ठीक है। तो वो मेटल एटम या आयन जिसके थ्रू फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और ग्रुप बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देते हैं, तो उस मेटल एटम को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ तो इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम क्या है, ये कोबाल्ट CO, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम, ये, ठीक है, यही तो इसमें मेटल एटम है जिसके थ्रू ये आपके अमोनिया मॉलिक्यूल्स अटैच है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत है क्या, मतलब मैं लिख देती हूँ अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ मेटल एटम और आयन टू विच a fixed number of ions or groups are bound in a definite geometrical arrangement। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, अराउंड इट, एक चीज़ और कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, ये आपका जो भी इसके सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ये कैसा हो गया, इट बिहेव्स एज अ लुईस एसिड, ठीक है। लुईस एसिड समझते हो ना, यानी जिस पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, उसको लुईस एसिड बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द थर्ड हमारा क्या है, थर्ड इज द लीगेंड, ठीक है। लीगेंड जो है बेसिकली बेटा, लीगेंड का मतलब क्या है, इट इज एन आयन और एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which can donate a pair of electron to vacant orbital of metal ion or atom। मतलब कि जो भी आपका यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एनायन हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करे हुए हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ डोनेट कर रहे हैं, मेटल एटम के जो वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं उसमें आपके डोनेट कर रहे हैं, तो उन मॉलिक्यूल को या आयंस को क्या बोलते हैं, हम लीगेंड बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, जैसे ये वाला एग्जांपल है हमारा, तो इसमें लीगेंड क्या है, ये मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, इसको सराउंडेड कौन कर रहा है, NH3 कर रहा है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ जो ये 6 मॉलिक्यूल्स अमोनिया है, ये क्या है, दीज आर द लीगेंड्स, दीज आर लीगेंड्स, ओके। तो लीगेंड्स आपके क्या हो गए, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये क्या है, इट इज एन आयन और एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वैकेंट d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन और एटम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है इसके अंदर, द फोर्थ वन इज द, हमारा नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तभी आपको टॉपिक क्लियर होंगे आगे के। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर या शॉर्ट में CN भी बोलते हैं इसको, इट इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ लीगेंड डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड। मीन्स क्या है, यहाँ पर आपका जो मेटल एटम है वो उसको कितने डोनर एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, वो जो आपका नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, ओके। जैसे मेरा यहाँ CONH3 होल 6 है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये जो 6 दिख रहा है ना, देखिए दोबारा देख लीजिए, ये जो 6 दिख रहा है NH3 होल 6, तो जो ये 6 है, दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। तो कितने नंबर ऑफ
ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या हो गया, इट इज नंबर ऑफ ligand donor atom to which the metal is directly bonded by sigma bonds। ठीक है, नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट टर्म जो है इट इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो शुरू में एक चीज़ थी कोऑर्डिनेशन एंटिटी और ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो दोनों में फ़र्क क्या है, मिलते जुलते से ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये वाला पार्ट है जिसमें आपका सेंट्रल मेटल एटम लीगेंड के साथ होता है, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ लीगेंड के साथ होता है। और स्फीयर क्या होता है, ये जो पूरा पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में यही पार्ट है, बट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जब होते हैं तो इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। मीन्स क्या है, इट इज़ द बेसिकली द स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, विच एनक्लोजेस द सेंट्रल मेटल एटम आयन और लीगेंड अटैच टू इट। यानी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके थ्रू ये इसको क्लोज कर रहा है, एक अलग पार्ट को शो कर रहा है, वो बेसिकली हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो ये क्या हो गया, इट इज स्क्वायर ब्रैकेट है, बेसिकली मैं स्क्वायर ब्रैकेट ही लिख रही हूँ यहाँ समझने के लिए। इट्स एनक्लोजेस द सेंट्रल मेटल एटम और आयन and the ligands attached to it। अच्छा, इसी में ही एक चीज़ आपकी आ जाती है, इसके बाद आ जाता है काउंटर आयन। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका काउंटर आयन। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ ओपन करके रखा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज़ द, आई थिंक 5 हो गया ना, तो 6 इज़ द काउंटर आयन। तो बेटा काउंटर आयन क्या होगा, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अलावा अगर आप समझ लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो काउंटर आयन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आपका निगेटिव चार्ज है तो काउंटर आयन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो काउंटर का मतलब उसका ऑपोजिट, ठीक है, क्योंकि बैलेंस ही तो वो क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा ना। तो ये क्या है, बेसिकली इट इज द आयनाइजेबल ग्रुप which is written outside the bracket। ठीक है, अब जैसे जो एग्जाम्पल हमने लिया, ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम्पल लिया है ना हमने, इसमें देख लीजिए जो ये 3Cl- लिखे हैं, तो Cl- क्या काउंटर आयन है। एक्चुअल फार्मूला तो ये है, ठीक है, एक्चुअल फार्मूला है CONH3 इसको मैंने ओपन करके समझाने के लिए लिखा है कि Cl3 का मतलब क्या है कि 3 क्लोराइड आयन है यहाँ, तो यानी काउंटर आयन कौन सा हो गया, क्लोराइड आयन हो गया। ओके, नेक्स्ट 7th इंपॉर्टेंट टर्म जो है, 7th टर्म इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल मेटल एटम जो है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ द चार्ज ऑफ द सेंट्रल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स और इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आपका किसके थ्रू हमें पता चलेगा कि इफ़ वी रिमूव ऑल द लिगेंड्स, ठीक है, अगर वो हम यहाँ से हटा देते हैं तो आपको बेसिकली पता चलेगा कि उसके ऊपर क्या कितना चार्ज है, यानी क्या उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये बेसिकली क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका मेथड कैलकुलेशन का वही है जो हम लास्ट ईयर यानी 11th क्लास में रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली क्या है ये, इट इज़ द चार्ज
of the central atom in a complex, ठीक है, which would carry if all ligands are removed, ठीक है, मीन्स अगर जितने भी लिगेंड्स हैं उनको हम रिमूव कर दें तो फिर आपका जो भी चार्ज आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर कितना है, +3। तो यहाँ जो कोबाल्ट है, अगर हम ये 6 अमोनिया यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अमोनिया आपका कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी इसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो अगर इसको हम हटा देते हैं तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +3। तो डैट मीन्स वो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। देन बेटा नेक्स्ट टर्म जो है, it is 8th term and it is homoleptic complex, homoleptic complex। दो चीज़ें होती हैं, एक होमोलिप्टिक होता है, मैं साथ के साथ आपको दूसरा भी मेंशन कर रही हूँ यहाँ, दूसरा होता है हेट्रोलिप्टिक, ठीक है। ये चीज़ बहुत बार पढ़ी हम लोगों ने कि होमो मीन्स होता है सेम और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, जैसे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, उसी तरह से होमोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक। तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स या होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब है कि जिसमें जो मेटल है वो एक ही तरह के डोनर ग्रुप से, एक ही तरह के लिगेंड से सराउंडेड रहता है, ठीक है। और हेट्रोलिप्टिक होता है जिसमें आपके डिफरेंट काइंड ऑफ डोनर एटम्स या डोनर ग्रुप्स आपके अटैच होते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इन विच मेटल इज बाउंड टू ओनली, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी अभी आपको, वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स या लिगेंड्स, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैंने अभी यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल लिया है, ये किसका है, ये होमोलिप्टिक का है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अमोनिया दिख रहा है आपको, एक ही तरह का है, 6 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अमोनिया के हैं। तो यानी जो सेंट्रल मेटल है वो एक ही तरह के डोनर एटम से सराउंडेड है। तो इसका एग्जाम्पल आप चाहे तो सेम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, CONH3(6Cl3), ठीक है। हेट्रोलिप्टिक में क्या हो जाएगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स और लिगेंड सराउंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इन विच मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स, ठीक है, या फिर लिगेंड्स आप इसको बोल दीजिए, जो भी आपको आसान लगे इसमें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समझ लीजिए है मेरे पास में, कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं आप, जस्ट लाइक मेरे पास है NiCl2H2O(4), ये है। तो इसमें निकिल के साथ में क्या है, क्लोराइड भी है, क्लोराइड आयन भी है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी है। तो दो तरह के डोनर एटम हैं, मतलब न्यूट्रल भी है आपका और एनायन भी है। तो ये ज़रूरी नहीं न्यूट्रल और एनायन की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें ये है कि आपका डिफरेंट है, दोनों अलग है ना, मतलब वैरायटी हो गई, 4 मॉलिक्यूल एक जैसे हैं और 2 मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। तो ये कैसा हो गया आपका, हेट्रोलिप्टिक हो गया। अब इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, तो वो है हमारी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल क्या है, इट इज़ बेसिकली द स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब स्पेस में किस तरह का अरेंजमेंट है लिगेंड्स का और जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको हम पॉलीहेड्रल बोलते हैं। क्या ज्योमेट्रिकल शेप है, ये मतलब है, ये क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में 3D में किस तरह का अरेंजमेंट है ऑफ लिगेंड एंड सेंट्रल एटम। अब ऑब्वियसली जब आपके लिगेंड्स अटैच हैं किसी मेटल से तो वो कोई ना कोई शेप तो प्रोवाइड करेंगे ना, तो वही चीज़ है। तो इसके मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जस्ट लाइक अगर बेटा समझ लीजिए आपका ML4 टाइप का है, ठीक है। ML4 टाइप का मतलब कि आपका
इसके अंदर इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जैसे ये वाली टर्म है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितने लिगेंड से ये अटैच है, डोनर साइड्स कितने डोनर एटम है इसके अंदर, 6 हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसी तरह से अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक है, तो आपकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, या तो आपका क्या होगा, वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी कि स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, या दूसरा शेप क्या हो सकता है, दूसरा शेप हो सकता है उसका कि वो टेट्राहीड्रल हो, ठीक है, यही तो हो सकता है 2 चीज़ें। तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहीड्रल, तो स्क्वायर प्लेनर का मतलब देखो सेंट्रल मेटल एटम बीच में और इस तरह से सराउंडिंग में आपके ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। और टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारी मीथेन की शेप होती है वो मतलब है। तो या वो तो मीथेन है आपका नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये, तो इस तरह की शेप हो जाएगी, जस्ट शेप मैं आपको बता रही हूँ कि उस तरह की हो जाएगी। देन नेक्स्ट अगर आपका ये तो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड बेटा अगर आपका ML5 टाइप का हो, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 5 हो जाए, तो 5 में अगेन आपका 2 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है, ए बी कर लीजिए इसको, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो एक तो 5 का मतलब क्या हो गया आपका, या तो स्क्वायर पिरामिडल होगा, या फिर क्या हो सकता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये 2 शेप हो सकती हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ट्राइगोनल पिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल, तो इसका फटाफट देख लीजिए शेप कैसा हो जाएगा। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब क्या है कि सेंट्रल में तो मेटल हो गया, स्क्वायर बना दिया और एक ऊपर, तो ये जस्ट लाइक ऐसे है ना, पिरामिड के जैसे, तो ऐसी शेप, ठीक है। और अगर आपका ट्राइगोनल पिरामिडल है तो ये क्या है, ट्राइगोनल यानी ट्रायंगल टाइप से बन गया, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, जैसे आप 11th क्लास में पढ़ते हैं ना BBT वगैरह के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में, वो ही चीज़ है, बस यहाँ आपको ये देखना है कि किस तरह की शेप होगी। ओके, तो ये आपका मैंने आपको 2 की तरह बता दिया। अब इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, अगर आपका समझ लीजिए ML6 टाइप हो, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया आपका 6, तो 6 का तो सबको पता है, बिल्कुल सिंपल होता है। क्या शेप होती है बताइए, शेप होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो यानी आपका मेटल एटम सेंटर में, सराउंडिंग में इस तरह से 4 और 1 अबव एंड 1 बिलो, ठीक है, तो इस तरह से, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल हो गया हमारा। तो अब यहाँ तक बेटा ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, जितनी बेसिकली इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जब हम लिगेंड्स पढ़ते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी बोलते हैं, डेंटिसिटी। तो बेसिकली बेटा डेंटिसिटी क्या चीज़ है, डेंटिसिटी जो होता है, डेंटिसिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ लाइगेटिंग ग्रुप्स, यानी डोनर एटम के ग्रुप्स, वो आपका डेंटिसिटी है। मतलब कि कितने डोनर एटम, कितने लाइगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हैं लिगेंड के अंदर, या कितने आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, कितने डोनर साइट्स हैं वो जो आपके सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फटाफट आप देखिए कि क्या चीज़ है ये, कितने टाइप्स के होते हैं। वन इज़ द यूनिडेंटेट फर्स्ट, या मोनोडेंटेट भी बोलते हैं इसको। दूसरा आपका होता है बाइडेंटेट या डाइडेंटेट भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड जो है आपका हेक्साडेंटेट। इसके बाद हमारा है पॉलीडेंटेट,
इसके बाद आपका आ जाता है, इन्हीं के रेस्पेक्ट में आ जाता है चिलेट लिगेंड या कीलेट लिगेंड भी बोलते हैं इसको। और इसके अलावा एक चीज़ आ जाती है एम्बीडेंटेट लिगेंड। इनका मतलब समझ लीजिए कि क्या है। देखो मैंने अभी आपको बताया कि डेंटिसिटी क्या है, ये बेसिकली नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स है प्रेजेंट इन लिगेंड। देखो मीन्स कि लिगेंड कितने हैं, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जितने लिगेंड आपको दिख रहे हैं सबके सब डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, ऐसे तो क्लियर नहीं होगा। तो फर्स्ट अगर मैं आपका मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट ले लेती हूँ, यूनिडेंटेट अगर लिगेंड मैंने लिया है तो यूनिडेंटेट में बेसिकली आपका इट बॉन्ड्स टू ए मेटल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए सिंगल डोनर एटम, यानी ओनली वन डोनर साइट होगी, ठीक है, सिर्फ एक डोनर साइट होगी। जैसे हमारा Cl हो गया, भले ही आपको इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने भी दिख रहे हो बट सिर्फ एक डोनर साइट है, यानी ये सिर्फ Cl एटम से ही आपका डोनेट कर रहा है। यहाँ सिर्फ ये ऑक्सीजन एटम से ही डोनेट कर रहा है, अमोनिया है सिर्फ नाइट्रोजन से ही डोनेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट। फिर आपका बाईडेंटेट का मतलब क्या है, आपका उसमें दो डोनर साइट होंगी। बाई या डाई मतलब कि टू डोनर साइट होंगी। डोनर साइट बोल लीजिए, डोनर एटम्स बोल लीजिए, जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, सॉरी ये CH2 था, CH2 दिस इज इथाइलिन डाइअमाइन। अब ये है, इसमें ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों इस तरह से डोनेट करते हैं, समझ रहे हैं, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अगर यहाँ कोई मेटल एटम है तो दोनों के दोनों, इस नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस नाइट्रोजन से भी डोनेशन होगा। तो यहाँ कितनी डोनर साइट हो गई, दो डोनर साइट हो गई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाईडेंटेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका हेक्सा ले लीजिए या पॉलीडेंटेट हो गया, तो यानी क्या हो जाएंगी इसमें मोर देन टू डोनर साइट। और जो हम यहाँ बेटा किलेट या चिलेट जो वर्ड लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है केज लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपका केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है डोनेशन के टाइम, तो वो आपका चिलेट लिगेंड या कीलेट लिगेंड बोलते हैं उसको, ठीक है। कुछ लोग उसको कीलेट प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग उसको चिलेट प्रोनाउंस करते हैं। और ये पूरा फिनोमिना क्या है, इट इज़ चिलेशन। जैसे ये देखो, ये आपका केज लाइक स्ट्रक्चर बन गई ना, यहाँ पे केज टाइप से बन गया है, तो ये क्या है आपका चिलेटिंग लिगेंड है। जो आपका इथाइलिन डाइअमाइन है, ये आपका क्या है, चिलेटिंग लिगेंड है। मोर देन टू साइड्स होंगी इसके अंदर। तो ये इसका एग्जाम्पल है EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट आयन। तो ये है CH2